तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या प्रदेश में सड़क की दहशत और खनन माफिया की लूट इस कदर हो गई है कि अब आम आदमी क्या खुद मंत्री महोदय ही विभागों के मंत्रियों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पहले मंत्री हेमाराम ने बजरी माफिया की लूट पर सवाल खड़े किए तो फिर मंत्री विश्वेंद्र सिंह को खराब सड़कों पर रोना रोते जनता ने देखा। सवाल इस बात को लेकर के है कि जब मंत्री बेबस हैं तो आखिरकार कौन सुनेगा जनता की फरियाद। खास रिपोर्ट देखिए। पट्टों पर रखो मैंने माननीय भजन लाल जी, आपकी बदौलत है इन सड़कों में चालू कर दो। अपनी सरकार से मंत्रियों के सवाल। सरकार का टैक्स भी तो मारा जा रहा है, जनता भी लूट रही है, सरकार का खजाने में तो टैक्स जमा होना चाहिए वो भी ये हजम कर रहे हैं। मंत्री जी का आरोप, बीजेपी की मुराद पूरी। एक सरकार का हिस्सा अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। मंत्री जी परेशान, जनता किससे करे फरियाद। ये सरासर लूट है और इस प्रकार की लूट बंद होनी चाहिए। मैंने प्रमोद भैया जी को इस बारे में बात भी कर ली, उनको ये सारी स्थिति बता दी है और वो जल्दी इस पर नियंत्रण करे और इस लूट को बंद करे। अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने का चलन राजस्थान की सियासत में इस समय हावी है। पहले विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी को लापरवाह बताया तो उसके बाद मंत्रियों ने काम नहीं होने और माफिया के बेखौफ होने का आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मंत्री जो वरिष्ठ और कई बार के विधायक भी है, इनमें चाहे मंत्री हेमाराम हो, विश्वेंद्र सिंह हो, ये सरकार का हिस्सा रहे। ऐसे में सरकार का हिस्सा रहने के बाद भी अगर ये खुद का काम नहीं करवा पा रहे तो क्या विपक्ष के दावे में दम है। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि पट्टों पर रखो मैंने माननीय भजन लाल जी, आपकी बदौलत है इन सड़कों में चालू कर दो। यह चिरंजीवी योजना की बात है रही, चिरंजीवी योजना कहा करेगी, सड़क इतने खराब है, अगर कोई बच्चा है वारों का तो रास्ता में है जाओ तो क्या करेगी योजना। फिर सड़कें न बनवाओ भाई साहब, रोजगारी खानी पड़ रही है और पट्टा फेरना पड़ रहा। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह ने सीएम की मौजूदगी में न सिर्फ खराब सड़क का मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया बल्कि अपनी ही सरकार के एक मंत्री के कामकाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो बीजेपी को भी मौका मिल गया। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी में उतने ही खड्डे हैं, पूरे देशव्यापी सरकार में भी उतने ही खड्डे हैं और उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में इतने खड्डे हैं कि उनके नटबोल्ट हिल जाते हैं जो सड़क पे जाते हैं और इसलिए केवल 10 किलोमीटर उनको और हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी पड़ी। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, एक वीडियो वहां से लेके आया हूं। तो क्या वाकई विपक्ष के आरोप सही है? क्या वाकई प्रदेश की सड़कें खराब हैं? बजरी माफिया क्या वाकई बेलगाम है? क्योंकि खुद गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री ही ये आरोप लगा रहे हैं। मंत्री हेमाराम तो जनता के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, वहीं विश्वेंद्र सिंह भी सीधे तौर पर खराब सड़क का ठीकरा पीडब्ल्यूडी मंत्री पर फोड़ते दिखे। लेकिन क्या सरकार में रहकर सरकार पर सवाल उठाना सही है? जिस भाव से अब बजरी अगर इस भाव से अगर लाएंगे लोग तो कितने रुपए में एक ट्रक पड़ेगी, जो पहले किस भाव से बजरी मिलती थी। तो ये वास्तव में लूट है, इस लूट को बंद किया जाए, बंद करना पड़ेगा और हम आम जनता के साथ खड़े रहेंगे, इस लूट के साथ कतई खड़े नहीं रहेंगे। और सरकार में हम जो लोग जो मंत्री हैं उनको तो अलग पावर है, उनको बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं उनसे तो कहूंगा यदि आपकी कहीं नाराजगी है, आपको लगता है कहीं प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो हम किसको कह रहे हैं, हम तो खुद सरकार है। आप बाड़मेर मुख्यालय में मीटिंग बुलाइए, कलेक्टर को बुलाइए, एसपी को बुलाइए, सारे अधिकारियों को बुलाइए, बुलाकर डायरेक्शन दीजिए। जहां कांग्रेस सरकार अपनों के वार से घायल हो रही है तो ऐसे में बीजेपी का काम आसान हो रहा है। दरअसल बीजेपी के आरोपों को खुद सरकार में हिस्सेदार रहे ही पुख्ता कर रहे हैं। सरकार चलाने वाले लोग इतने असहाय हो जाएं कि वो उस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जहाँ सामूहिक जिम्मेदारी की बात सोचते हैं, एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। इसका मतलब
राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपए टन हो चुकी है और इस तरीके से जनता का शोषण है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करें और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहें, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें। गहलोत सरकार के विधायकों और मंत्रियों को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना बीजेपी के काम को आसान करता है। तब जनता को आसानी से भरोसा दिलाया जा सकता है कि जब मंत्री ही विकास की बात को नकार रहे हैं तो मतलब दाल में कुछ काला है। हालांकि खराब सड़कों को लेकर सीएम अशोक गहलोत भी कई बार मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों को फटकार भी लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल तक सरकार चलाने के बाद अगर सत्ता पक्ष ही विकास की बात को लेकर संतुष्ट नहीं है तो आम जनता को विकास और कानून की राज का भरोसा कैसे दिलाया जाएगा और जनता भला इस बात पर विश्वास करे तो कैसे करे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात 2023 वाली जंग की। क्या राजस्थान में भी बीजेपी अपने आजमाए हुए कार्ड के भरोसे ही सत्ता में वापसी करेगी? सवाल इसलिए क्योंकि जोधपुर से अमित शाह ने प्रदेश में हुई हिंसा की घटनाओं पर सिलसिलेवार तरीके से हमला किया और जिस तरह से गहलोत सरकार को घेरा है उससे साफ लगने लगा है कि हिंदुत्व का आजमाया हुआ हथियार और उसी के सहारे ही बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ने की रणनीति तैयार की है। देश जीतने का बीजेपी का फॉर्मूला। 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? तुष्टीकरण वाला वार, हिंदुत्व हथियार। गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। जब कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से लेकर भारत जोड़ने में व्यस्त हैं, तब बीजेपी ने साल 2023 की जंग जीतने की अपनी रणनीति साफ कर दी है। सीएम अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर से अमित शाह का संकेत और संदेश साफ है कि हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी कांग्रेस की खींचतान और प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था का विरोध कर सत्ता में अपनी वापसी तय करेगी। अपने आजमाए हुए हिंदुत्व कार्ड पर भरोसा दिखा रही बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर सत्ता में वापसी के फार्मूलों पर आगे बढ़ रही है। करौली की हिंसा को सहन करेंगे, हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे, रामनवमी की शोभा यात्रा न निकालना सहन करेंगे, विजयादशमी के पथ संचलन को रोकना सहन करेंगे, अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करोगे क्या? अमित शाह आए तो थे बीजेपी ओबीसी कार्य समिति में कार्यकर्ताओं को संदेश देने, लेकिन गहलोत सरकार पर शाह के वार और शहर दर शहर हिंसा पर गहलोत सरकार को घेरने की शाह की नीति के बाद बीजेपी का जोश हाई है। लेकिन खुद सीएम गहलोत मानते हैं कि बीजेपी का झूठ जनता समझती है और शाह के बयान प्रदेश की सियासत में शायद ही हलचल मचा पाए। गृह मंत्री जी ने सरकार की कमियां जो गिनाई और सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने इस राजस्थान के लिए जो किया उसकी बात भी कही और कार्यकर्ताओं को संगठित होने का मंत्र जो मूल मंत्र देकर गए, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनकी ये सभा, बूथ कार्यकर्ताओं की सभा, राजस्थान की राजनीति के परिवर्तन के इस दौर को आंधी को तूफान में बदलने के लिए होगी। हाईकमांड अनफॉर्चुनेटली जो शासन कर रहे हैं वो अगर हॉर्स ट्रेडिंग का मॉडल बनेंगे देश के अंदर, देश की दिशा में जाएगा, कल लोकतंत्र बचेगा। वो कल्पना कर सकता है धज्जियां उड़ाने संविधान की। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर फिर से सवार होने को तैयार है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी है जिसमें हर चुनाव युद्ध है और कार्यकर्ता योद्धा। महंत विजयदास जी जो श्री कृष्ण क्रीड़ास्थली की पहाड़ियों में खनन बंद कराने के लिए
उपवास पर बैठे थे, उनको खनन माफियाओं के खिलाफ आत्मदाह करना पड़ा और 15 दिन पहले आत्मदाह करने की चेतावनी देने के बावजूद भी ये भ्रष्ट गहलोत सरकार ने खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की और वो संत अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो गए। मोदी शाह की बीजेपी अब राजस्थान में भी वैसी ही आक्रामकता दिखाने को तैयार दिख रही है जो वो यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखा चुकी है। उदयपुर से लेकर करौली तक और अलवर से लेकर जोधपुर तक जहां भी बहुसंख्यक विरोधी घटनाएं हुई, उन्हें बीजेपी जोर शोर से अपने उत्साही कार्यकर्ताओं के दम पर आम जनता के बीच में ले जाने को बेताब है। हालांकि बीजेपी इसे ध्रुवीकरण की राजनीति मानने को तैयार नहीं है। सरकार की नाकामयाबी की चर्चा करना पोलराइजेशन नहीं है। निश्चित तौर पर उदयपुर की घटना, लोमहर्षक घटना, और जोधपुर में जिस प्रकार अपमानित किया गया स्वतंत्रता सेनानियों को और जिस प्रकार का उन्मादी भीड़ ने किया, उस पर चर्चा करना कोई ध्रुवीकरण नहीं, सत्यता की चर्चा है। ये तो है बीजेपी के दावे, लेकिन कांग्रेस की राय अलग है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केवल झूठ की राजनीति करती है और हम विकास की राजनीति करते हैं। और यदि हिम्मत है भारत की सरकार में, हम करते हैं जगह आप फिक्स करो और फैसला कर लो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के कामों की, कांग्रेस की गहलोत सरकार के कामों की और मोदी सरकार के कामों की, सारों की फहरिस्त ले लो, तो देख लो किसने अच्छा काम किया, सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसी भाजपा के नेताओं की आदत है कि वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, सत्य की बात नहीं करते हैं, ऐसा ही अमित शाह जी के भाषण में देखने को मिला। कोई जोश कार्यकर्ताओं में नहीं था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, फिर भी नारे लगवाए जा रहे थे, फिर भी नारे लोग लगा नहीं रहे थे कार्यकर्ता। बहरहाल राजस्थान में चुनाव होने में भले ही 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का ताना बाना तैयार कर लिया है। कांग्रेस भले ही विकास की बात करे, लेकिन बीजेपी सरकार बार बार धर्म आधारित राजनीति के पिच पर खींचेगी, क्योंकि बीजेपी इस पिच की एक्सपर्ट है और बीजेपी के लिए ये जीत की गारंटी भी है। जोधपुर में अमित शाह के विजय घोष में वही जोश और जुनून दिखाई पड़ा जिसके दम पर शाह विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बाजी बीजेपी के लिए जीतते रहे हैं। शाह का संदेश साफ है कि वैसी हर घटना को प्रतीक के तौर पर जनमानस के दिलो दिमाग में बिठा देना है जो सीएम गहलोत को परेशान करने वाली है। यानी बीजेपी के नेता करौली से लेकर उदयपुर तक के जख्म को कुरेद कर जहां सरकार को बैकफुट पर रखेंगे, तो विकास पर हिंदुत्व की भावना को भारी रखकर मतदाता को कमल खिलाने को मजबूर करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात प्रदेश में हो रही है गुर्जर सियासत की, जो पिछले काफी वक्त से प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रही है। गुर्जरों के बड़े नेता कर्नल बैंसला के पुष्कर में अस्थि विसर्जन समारोह में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की सार्वजनिक रूप से हुटिंग हुई, उसने एक बार फिर सचिन पायलट की पॉलिटिक्स को चर्चा में ला दिया है। सामाजिक मंच को सर्वदलीय मंच बनाने की चेष्टा का परिणाम हुआ। कल वहां सचिन पायलट के नारे लगे, लोगों का विरोध हुआ, वहां कोई भी इज्जत और सम्मान से भाषण नहीं कर पाया। बैंसला की विरासत पर सियासत। चांदना राठौड़ का सियासी ट्वीट वार। मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा। ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का जमाना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का जमाना है। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उर्दन कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। पायलट के बहाने बीजेपी का निशाना। पायलट को जिस तरह से एक तरह से उसको इंगित किया जा रहा है या उसको मुख्यमंत्री एक किनारे करने की जो मंशा लेकर के पिछले 1.5 साल चल रहे हैं, उसे समाज में गुस्सा है। वो गुस्सा प्रकट वहां हुआ है। राजस्थान में 2023 के नजदीक आते ही हवा में सियासत और ज्यादा घुलने लगी है। यहाँ होने वाले हर कार्यक्रम में अब वोट बैंक की गुंजाइश खोजी जाने लगी है। दरअसल कार्यक्रम था राजस्थान में
गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का। वहां पर मौजूद कुछ जज्बाती युवाओं ने दरअसल जो नारेबाजी की, उसके बाद में सियासी उबाल सा आ गया। पहले वहां पर मंत्री का विरोध हुआ, उसके बाद में गहलोत सरकार के मंत्री चांदना और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। हालांकि इस पूरे सियासी घमासान में भी केंद्र सचिन पायलट ही रहे। पुष्कर के मेला ग्राउंड में एमबीसी समाज को साधने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गज जमा थे, लेकिन वहां नारे लग रहे थे सचिन पायलट के। अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान हंगामे को लेकर जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की खींचतान पर तंज कसा, तो दोनों ओर से सियासी वार और पलटवार शुरू हो गए। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में फूट साफ नजर आ रही है। चांदना जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दोनों के अंदर तालमेल भी था, वो कई कसीदे भी पढ़ा करते थे। पर आज इतनी दूरियां क्यों, एक ही दल में रहते हुए? और मैं समझता हूं उनका जो मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई, वो लोकतंत्र की भाषा नहीं। मामला पायलट से जुड़ा देख अशोक चांदना भी मैदान में कूदे, लेकिन निशाने पर लिया राजेंद्र राठौड़ को और मुद्दा बनाया 2007 के उस गोलीकांड का, जिसमें कई किसान मारे गए थे और बीजेपी को अगले चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। अशोक चांदना ने ट्वीट कर राठौड़ पर निशाना साधा। राठौड़ के ट्वीट के जवाब में लिखा कि क्या 2007 की गोलीकांड सरकार में आप मंत्री नहीं थे? आपकी उम्र और तजुर्बा मुझसे बड़ा है, इसीलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। कल फूट की फसल को काटने कौन कौन आया था, ये सब ने देखा है। तो चांदना को जवाब देने में राजेंद्र राठौड़ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आखिर हुजूर ये हालत क्यों बनी? दूसरों की पकी हुई फसल को काटकर अगर अपने खेत पर ले जाओगे तो परिणाम ऐसे ही निकलेंगे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। अब तकरार भले ही चांदना और राठौड़ के बीच हो रही है, लेकिन मामला कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति से जुड़ा है, तो ऐसे में बीजेपी का तंज कसना तो बनता है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी कांग्रेस की खींचतान पर तंज कसा। 1998 के चुनाव के अंदर भी परिस्थितियां ऐसी ही थी, और 98 के चुनाव के अंदर भी अमुक क्षेत्र के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री कांग्रेस ने तैयार करके और जनता को भ्रमित करने का काम किया। और 2018 के अंदर भी चुनाव का नेतृत्व दूसरे के हाथों में और सत्ता की कमान दूसरे हाथों में, तो परिणाम तो ऐसे ही निकल के आएंगे। बीजेपी का निशाना कांग्रेस के अंदर चल रही सियासी खींचतान को लेकर है, जिसके मुताबिक पायलट के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो मौका देख करके पायलट के समर्थक नेता जोश में पार्टी के अनुशासन को तोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान पूरी तरह से पार्टी को होगा और बीजेपी को मिलेगा इसका सीधा फायदा। इसलिए बीजेपी में भले ही पायलट के प्रति सहानुभूति दिखाई जा रही हो, लेकिन प्रदेश की सियासत को समझने वाले पायलट सबको साथ लेकर चलने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन पायलट के बेसब्र समर्थक हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात करते हैं लंपी की। क्या लंपी को लेकर के वैसी सतर्कता नहीं बरती जा रही है जैसे कि कोरोना काल में बरती गई थी? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान समेत 13 राज्यों में कहर दिखा रहे लंपी रोग को रोकने और वैक्सीनेशन को लेकर चुस्त दुरुस्त काम नहीं हुआ। तो आखिर राजस्थान में गोवंश की रक्षा के लिए सांसद और विधायक भी अपने अपने स्तर पर मदद को उस तरीके से आगे नहीं आ रहे, यानी कि सियासत के लिए अहम गौमाता का मुश्किल में कोई सहारा नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम की अपील के 1 महीने बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायकों ने एक ढेले की मदद नहीं की है। आखिर ये कैसा दूध का कर्ज चुकाया जा रहा है माननीयों द्वारा? आप देखिए प्रॉब्लम क्या है इस सरकार की कि ये ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन नहीं कर पाती, और फिर जब सीएम ने अपील की थी तभी क्यों नहीं कह दिया आप लोगों ने हम नहीं देंगे? न्यूज़ 18 की मुहिम का असर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद कल की तारीख में ही जो है ये फंड जारी किया गया है। जिला कलेक्टर्स को आज ये पत्र मिले हैं। लंपी सियासत जारी,
लापरवाही भारी। जो भी गायें ऐसी लंपी बीमारी से ग्रसित है उनको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लिया है कि सब गायों के वैक्सीनेशन हो जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी बीमारी गाय को ना लगे जिससे गाय की मृत्यु ना हो। अस्तित्व के संकट से गुजरते गौवंश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए न्यूज 18 राजस्थान ने एक खुलासा किया तो उसका दमदार असर दिखा। गाय के नाम पर सियासत चमकाने वालों की हकीकत जब हमने दिखाई तो कई विधायक और सांसदों की नींद खुली। वे गौवंश की रक्षा के लिए कलेक्टर को फंड जारी कर रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े सांसद विधायकों की ऐसी बड़ी संख्या है जो बातें भले ही बड़ी बड़ी कर लें लेकिन गौवंश को बचाने में उनकी कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। सरकार सर्वे कराने को भी तैयार नहीं है और इसी बीच के अंदर विधायक विकास कोष से जो अनुमति मिली है पैसा देने की, मैंने भी पैसा दिया है, माननीय विधायकों ने भी दिया है, पर इस प्रकार की आपदा संक्रमण से विधायक विकास कोष से इसको पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। प्रदेश में करीब 2 महीने से गौवंश लंपी का कहर झेलते गौवंश को बचाने के लिए सीएम गहलोत ने कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से गौवंश की रक्षा के लिए अपने अपने विधायक और सांसद कोटे से कुछ रकम मदद देने की अपील की थी। प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी गौवंश के लिए फंड जारी नहीं किया है। गहलोत कैबिनेट के कई मंत्रियों ने गौवंश की रक्षा के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं। 22 सांसदों और 85 विधायकों की लंपी संक्रमण रोकने में नहीं ली रुचि। बीजेपी के 22 और कांग्रेस के 50 विधायकों की सहयोग राशि 0। बीजेपी के 21 और आरएलपी के सांसद ने लंपी संक्रमण रोकने में अपनी तरफ से मदद नहीं की है। गौवंश को लेकर सियासतदान के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का असर अब सीधे तौर पर दिख रहा है। अब विधायकों और सांसदों के वादों को बेअसर होता देख अब लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। 9 महीने का दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, वही बहुत बड़ा डिसीजन है। और कल ही हमने अनुदान को रिलीज भी किया है उनको। और लंपी क्योंकि वैक्सीन नहीं है, दवाएं नहीं मिलती है, तो आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का है, जो कर सकते हैं कोई कोशिश करें, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की पीएम मोदी से मांग की है, क्योंकि महामारी घोषित करने से इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप और इससे पशुओं को बचाने के लिए मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लंपी को रोकने की कोशिशें हो रही हैं तो लापरवाही भी जारी है और ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। सियासत के इस खेल में न सिर्फ गौवंश को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि खेती के साथ साथ गौवंश ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन लंपी ने प्रदेश के आधे से ज्यादा गौवंश को अपनी चपेट में ले रखा है और अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। कैमरा पर्सन यासीन अहमद के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात सीधे आम आदमी की, खासकर उन महिलाओं या बुजुर्गों की जो घर में खासकर दोपहर के वक्त में घर में अकेले रहते हैं। आपको लगता होगा कि घर में है तो सुरक्षित है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आपके घर के पास भी घूम रहे हैं शातिर अपराधी जो जरा भी चूक होने की स्थिति में आपके जीवन भर की कमाई लूट करके ले जा सकते हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी के वर्दी वाले लुटेरे, अकेले रहने वाली महिलाएं सावधान। गेट खींचा और मेरा हाथ पकड़ के खींचा ताकि वो गेट खुल जाए और वो अंदर आ पाए। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की ताकि गेट मेरा बंद हो जाए, तो उसने मेरा गला पकड़ा एक हाथ से और एक हाथ से गेट खींचा। मैंने सेम उसको दोनों हाथ से उसका गला पकड़ने की कोशिश की। पुलिस जवान बन पूछताछ करते हैं गुंडे। 4 लोग पकड़े हमने जो पुलिस की वर्दी पहन करके और बांद्रोटा क्षेत्र में घूम रहे थे। सूचना हमें मिली कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में घूम रहे। प्रदेश के बेखौफ अपराधियों ने अपने अपराध करने के तरीके में बिल्कुल बदलाव कर दिया है। प्रदेश के अपराधी अब अपराधी के रूप में नहीं बल्कि वर्दी वाले पुलिस वालों के रूप में और इनकम टैक्स के अधिकारियों के रूप में आपके घरों पर धावा बोल रहे हैं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं राजधानी जयपुर में, उस राजधानी जयपुर में जहां पर 24 घंटे अलर्ट मोड पर पुलिस की तकनीक आधारित पुलिसिंग का दावा किया जाता है। मगर इन लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने के लिए आपको अलर्ट रहना होगा, वरना ये बेखौफ अपराधी कब कहां किसको अपना निशाना बनाए इसका कोई गारंटी नहीं। पूछताछ में बात सामने आई है कि ये लोग
दिन में घरों में जाते हैं। दिन में इसलिए जाते हैं कि महिलाएं अकेली मिलती हैं। फिलहाल तो पुलिस ने इस गैंग के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इनको हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि भले ही कुछ अपराधी सलाखों में पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी घूम रहे हैं। ये कितने शातिर हैं और इनके काम का तरीका कितना प्रोफेशनल है, सुनिए इस पीड़ित महिला की जुबानी। मेरी वीकनेस कुछ नहीं थी, मेरे बच्चे घर पे होते तो मैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती। मेरा ध्यान पूरा मेरे मतलब बच्चों पे होता या मेरे और किसी चीज पे। मेरे माइंड में ये चीज थी कि अगर ये अंदर एंटर किया तो मरना हर हाल में है, इससे तो अच्छा मार के मरो ना। तो मैंने ये सोचा कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। गन दिखाने के बाद में मुझे 1% डर नहीं लगा। ये तो इस महिला ने साहस दिखाया और कुछ किस्मत भी काम आई, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि ये लोग यहाँ पहले भी रेकी कर गए थे। अपराधियों को जानकारी थी कि दोपहर के वक्त घर में अकेली महिला रहती है और इस वक्त लूटपाट आसान है। आपको बता दें कि ये वारदात जयपुर में शीतल अपार्टमेंट में रहने वाले भंवर सिंह नरूका के घर हुई। पीड़ित के घर पर 4 लुटेरों ने 13 सितंबर को लूट की कोशिश की। अपराधी पुलिस की वर्दी में कारोबारी के घर पर पहुंचे थे और उनसे कुछ काम की बात कह रहे थे। बाद में पुलिस की वर्दी में आए अपराधियों ने पीने का पानी मांगा और पानी पीने के वक्त घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन कारोबारी की पत्नी ने दिलेरी दिखाते हुए अपराधियों का सामना किया और अपराधियों को भागना पड़ा। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बदमाश 10 सितंबर को भी दोपहर में कारोबारी के घर पहुंचे थे, लेकिन तब वे सफल नहीं हो पाए थे। कारोबारी भंवर सिंह का कहना है कि उनके घर और दुकान की अच्छी तरह से रेकी करने के बाद ही बदमाश इस वारदात को करने आए थे। बदमाशों को भंवर सिंह के कारोबार और अन्य बातों का अच्छे तरीके से पता था। और ऐसी किसी दुश्मनी नहीं है मेरी कि जो घर तक आए, और बाकी मैं खुद ही बाहर रहता हूँ। मैं रात को 12 बजे 11 बजे 10 बजे मैं नाइट में 12 लेट ही आता हूँ। तो अगर कोई दुश्मन होगा तो डायरेक्ट मुझ पर अटैक करेगा। इस पूरी वारदात में बदमाशों को भगाने में जहां भंवर सिंह नरूका की पत्नी ब्रिजेश कंवर की दिलेरी काम आई। हालांकि पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के थे, जो यहां वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। जैसे जैसे तकनीक बदलती जा रही है, ठीक वैसे वैसे अपराधी भी अपराध करने के तरीके के तौर तरीकों को बदलते जा रहे हैं। अब तो अपराधी कानून की आड़ लेकर कानून को ही ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में हुई ये वारदातें अपने आप में ये साबित कर रही है कि राजस्थान की राजधानी ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम गांव ढाणी के इलाकों का क्या होगा। पुलिस जहां तक तकनीक की बात करती है, वहीं पुलिस से 2 कदम आगे चल के अपराधी पुलिस की वर्दी में ही वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अलर्ट रहें, चौकस रहें और पूरी निगरानी रखें अनजान लोगों पर। इसके साथ साथ में केवल पुलिस के भरोसे ही नहीं, हमें भी लुटेरों और अपराधियों से 2-4 होने की जरूरत है। हम सब मिलकर के तभी इस समाज की पुलिसिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। मगर फिलहाल राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में पुलिस की वर्दी की आड़ में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।